हेलो। तो देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अपवर्तन के नियम पढ़े थे और अपवर्तन के दो नियम थे। अपवर्तन के नियम आपने पढ़े थे और अपवर्तन के जो नियम थे वो दो थे। आपका पहला जो नियम था कि आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तल में स्थित होते हैं। इसे अपवर्तन का प्रथम नियम कहा जाता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब यदि तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं तो इसे अपवर्तन का प्रथम नियम कहा जाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम की हमने बात की, इसलिए इसको आज पढ़ रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न है, और रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा इसके जस्ट बाद। कि अपन ने जब बात की थी अपवर्तन के अंदर, तो इस तरह से अपन ने जो है एक डायग्राम बनाया था। यहाँ आपने देखा होगा, ये आपतित किरण थी, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऐसा हमने आपको बताया था। ऊपर चूंकि वायु है तो ये विरल माध्यम है, नीचे जल है तो ये जल चूंकि होता है सघन माध्यम होता है, ये आप जानते हैं ये अभिलंब होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, लिख भी चुके हैं। ये आपतित किरण होती है, जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। जो किरण मुड़ती है उसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। जो अपनी दिशा को परिवर्तित करती है उस किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने कहा कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे साइन आई यानी आपतन कोण कहा जाता है, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे साइन आर कहा जाता है, यानी उसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। ये सारी बातें जो है हमने की है। तो मैंने आपको ये बताया था, चूँकि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा को हिंदी में जो है ज्या के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर। ध्यान से देखिए इसे और समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सीधा है। अपन जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आपतन मतलब अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे म्यू से लिखते हैं। ऐसे यू बना के इसको यूं कर देंगे तो ये म्यू हो जाएगा। इसे अपवर्तनांक कहा जाता है, और अपवर्तन के इस दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। मैंने कल आपको बताया था, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, स्नेल का नियम क्या है इसे आपको समझाना था, परिभाषित करना था, क्योंकि सेकंड नंबर में से यहाँ से प्रश्न हमारा बनता है कि स्नेल के नियम क्या है। कि अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है, इसे ही अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। क्योंकि दोनों का जो अनुपात है उस अनुपात को जो है अपवर्तनांक कहा जाता है, या म्यू से उसे लिखते हैं। और ध्यान रहे अपवर्तनांक जिसे कह रहे हैं हम, म्यू को जिसे कहा जा रहा है कि अपवर्तनांक जो हुआ है ये एक नियतांकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि वास्तव में जो अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं हमको चूंकि इसको पढ़ना है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। बात कर रहे हैं हम अपवर्तनांक की, बात कर रहे हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है, कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। अपवर्तनांक होता क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को, होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, अपन ने केवल इसको परिभाषा को शॉर्ट किया है।
कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, और मैंने कहा कि अपवर्तनांक जो है एक नियतांकहीन राशि है। अब यहां से आगे बात करते हैं कि अपवर्तनांक का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है, या कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, इस तरह का प्रश्न है। या किन किन भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर करता है, किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर अपवर्तनांक का मान जो है वो निर्भर करता है। सबसे पहले बात करते हैं माध्यम की प्रकृति पर। अपवर्तनांक जो है ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक का मान भी वैसा ही होगा। दूसरा करता है कि माध्यम के घनत्व पर, माध्यम के घनत्व पर भी जो है अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है। और तीसरी बात कर रहे हैं कि माध्यम के या प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है साहब, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य जो आपने पढ़ा है 9th के अंदर पढ़ा था, लैम्डा, जिसे हम लैम्डा से लिखते हैं, पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक का मान 3 कारकों के ऊपर निर्भर करता है। पहला जो है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, और जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कौन? अपवर्तनांक का मान। ये सारी बातें हो गई हैं। और बहुत बढ़िया एक प्रश्न और यहाँ से निकलकर हमारा सामने आ रहा है कि वो प्रश्न क्या है कि सर्वाधिक अपवर्तनांक का जो मान होता है वो बैंगनी रंग के लिए होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये आता है सर, सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखना है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक जो है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से, सबसे या सर्वाधिक कम होता है, सबसे कम होता है, ये देखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सबसे कम होता है। तो समझने का यत्न कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 प्रश्न यहाँ से निकलते हैं कि किस रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सर्वाधिक होता है। हम कहेंगे कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे ज़्यादा होता है। अब बात कर रहे हैं कि किसके लिए कम होता है, कि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। 2 प्रश्न यहाँ से हमारे 1-1 नंबर के बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है और आपको समझना भी है इस बात के लिए। तो अपवर्तनांक क्या होता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किस रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सर्वाधिक होता है और किस रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है, ये बातें हमने कर ली हैं। इसके बाद एक प्रश्न और यहाँ से निकल कर आता है, उसका नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है वो देखना है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो समझें आप इस चीज के लिए कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो ऐसे अपवर्तनांक को जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और इसकी डेफिनेशन यदि आपसे पूछी जाती है तो हम लिख देंगे। इसके बाद एक और हमारे सामने आता है कि माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक, अब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, बहुत ही सिंपल है और यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका, न्यूमेरिकल भी बन सकता है
आपको समझना है। तो इसके लिए माध्यम का वर्तनांक क्या होगा कि प्रकाश के वायु में वेग, प्रकाश के वायु में वेग और प्रकाश के माध्यम में वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, आप इसे समझिए कि माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहेंगे कि प्रकाश के वायु में वेग और प्रकाश के माध्यम में वेग के अनुपात को, प्रकाश का वायु में क्या वेग होगा, प्रकाश का जो है उस माध्यम में क्या वेग है, तो इन दोनों के अनुपात को जो है हम क्या कहेंगे, इन दोनों के अनुपात को जो है हम माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपवर्तनांक। अब चूंकि म्यू से लिखते हैं और एम फॉर मीडियम, यानी माध्यम का वर्तनांक क्या होगा कि प्रकाश का वायु में वेग और प्रकाश का जो है, प्रकाश का माध्यम में वेग। अब वही बात अपन ने यहाँ पर परिभाषा के अंदर भी वही बात की है, डेफिनेशन के अंदर भी वही बात की है कि प्रकाश का वायु में क्या वेग होता है और माध्यम में क्या वेग, दोनों के अनुपात जो है उस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक, यानी म्यू फॉर अपवर्तनांक और एम फॉर मीडियम, यानी माध्यम का अपवर्तनांक उसे कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ से हमारा और इसको और बढ़िया कंट्रास्ट करके लिखें कि यदि प्रकाश का वायु में वेग, कि यदि प्रकाश का वायु में वेग c है या c है तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v है, v हो तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए म्यू फॉर अपवर्तनांक, ये माध्यम का अपवर्तनांक। अब हमने बात की कि वायु में वेग क्या है, c है, और प्रकाश का माध्यम में वेग, माध्यम में जो वेग है उसको लिखा हमने v। तो वही बात की है कि वायु में वेग और माध्यम में वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, हम जो है माध्यम का अपवर्तनांक उसे कहा जाता है। और इसी से मान हम निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई आंकिक प्रश्न हल करने के लिए दे दिया जाए, या मान लीजिए आपको जो है किसी भी प्रकार से जो है किसी सवाल को हल करने के लिए दे दिया जाए कि आपसे बता दिया यहाँ पर कि प्रकाश का वायु में वेग जो है इतना है, इस प्रकाश का जो है माध्यम में वेग इतना है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। इस प्रकार से यदि प्रश्न आता है तो हम इसमें मान रख करके और जो है हम इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी समझने का प्रयास करें। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। एक आंकिक प्रश्न है, अगर आप चाहें तो उसको हल कर सकते हैं कि हालांकि वो प्रश्न बनाना पड़ेगा, तो उस चीज़ को हम हल कर सकते हैं कि अपवर्तनांक का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन उसे हम हल कर सकते हैं। और वो प्रश्न क्या है उसको मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो शायद ही मिले। ठीक है, तो उसको जो है हम हल कर सकते हैं। तो ये तो रही बात इसकी। अब बात करते हैं कि अपवर्तनांक। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अपवर्तनांक व प्रकाश के वेग में संबंध लिखिए या क्या संबंध होता है। ये इस तरह का एक प्रश्न है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यदि यहाँ से आता है कि अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में क्या संबंध होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए कि अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में विपरीत संबंध पाया जाता है, संबंध पाया जाता है।
विपरीत संबंध क्यों होता है, कैसे होगा विपरीत संबंध? कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान यदि अधिक है तो उसमें प्रकाश का वेग कम होगा, और यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक यदि कम है तो उसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा, अधिक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में विपरीत संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। निर्वात जो है, निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। ये अपवर्तनांक का मान आपको लिख रहा हूँ। अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। और यदि हम बात करें कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 इतना होता है। यदि हम बात करें कि जो है जल की बात करें कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है कि 1.33 होता है। कितना होता है? 1.33 होता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.31 होता है। कितना होता है? 1.31 होता है। ठीक है। उसी प्रकार से बात करें कि केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है, केरोसिन आप जानते हो घासलेट जिसे मिट्टी का तेल कहा जाता है, तो उस केरोसिन का अपवर्तनांक जो होता है 1.44 होता है। कितना होता है? 1.44 होता है। इसके बाद तारपिन का तेल, तारपिन का जो तेल है उसका अपवर्तनांक 1.47 होता है। कितना होता है? 1.47 होता है। इसके बाद जो है यदि बात करते हैं ग्लिसरीन जो है सभी जानते हैं ग्लिसरीन को, तो ग्लिसरीन का जो अपवर्तनांक है वो 1.47 होता है। क्या होता है? 1.47 होता है। इसके बाद हम बात करें कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.50 होता है। कितना होता है? 1.50 होता है। इसके बाद बात करें कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड इंपॉर्टेंट है भाई, इसका जो अपवर्तनांक का मान है वो 1.64 होता है। कितना होता है? 1.64 होता है। ठीक है। उसी बात करें हीरा या डायमंड, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अब यहाँ से ध्यान देने लायक स्थिति है, हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में होता है। ये बात जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है जो सबसे कम होता है। इसी कारण निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। अब बात कर रहे हैं कि हीरे का अपवर्तनांक का मान 2.42 होता है जो सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा है इसी कारण हीरे में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। ठीक है। और मान लीजिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न दे दिया कि आपको दे दिया कि जल, केरोसिन और तारपीन का तेल, तीनों में से प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो हम कहेंगे चूँकि जल का अपवर्तनांक का मान 1.33 है, केरोसिन का अपवर्तनांक का मान 1.44 है, और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक का मान 1.47 है। अतः इन तीनों में से सबसे कम अपवर्तनांक का मान जल का है, 1.33 होता है। जो तीनों में, जल के अंदर, केरोसिन के अंदर, तारपीन के तेल के अंदर, तीनों के अंदर अगर तीनों की तुलना की जाए तो आपको तीनों में से मान सबसे कम किसका आ रहा है? अपवर्तनांक का मान जल का आ रहा है। और आपको मैंने बताया था या एक्सप्लेन किया था कि जिसके अपवर्तनांक का मान जितना कम होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो टॉपिक था वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें, यदि बढ़ना चाहें, मान लीजिए यहाँ से दे दिया कि हीरे का अपवर्तनांक, यदि प्रश्न आता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका क्या अभिप्राय होता है? इसका क्या अभिप्राय होता है? ये इस तरह का जबरदस्त क्वेश्चन है। मान लीजिए जल का ही दे दिया कि जल का अपवर्तनांक का मान जो है वो 1.33 होता है, तो इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब इसका क्या तात्पर्य है, इस बात को आपको जो है समझना है। ठीक है साहब। तो हम क्या कहेंगे कि हीरे के अपवर्तनांक का मान 2.42 अर्थात 2.42 होता है। इसका अभिप्राय है कि हीरे में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की, हीरे में प्रकाश की चाल का मतलब है हीरे में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की 1/2.42 मतलब 42 गुना होगी। हीरे में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की कितने गुना होगी? 1/2
2.42 गुना होगी। उसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि जल का पूर्णांक 1.33 होता है तो इसका क्या अभिप्राय है, तो हम वही कहेंगे कि जलमय प्रकाश की चाल वायुमय प्रकाश की चाल की कितनी होगी, 1/1.33 गुना होगी। ठीक है, ऐसे कोई सा भी दे दे तो हम जो है ज्ञात करें। तो हीरेमय प्रकाश की चाल वायुमय प्रकाश की चाल की कितनी होगी, इतनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा टॉपिक जो है ये वाला बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, तो इसे समझने का प्रयास करें, आप लर्न करें और इसमें से प्रश्न बनाएं, उन प्रश्नों का उत्तर मुझे जो है आप दें। ठीक है, तो प्रयास करें सभी चीज़ों को। थैंक यू।